हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। जैसा कि आज हम फोर्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं मेन कंसेप्ट जो फोर्स के चैप्टर में बहुत अहमियत रखता है। वो टॉपिक है हमारा मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम, आखिर है क्या मोमेंटम, इसके बारे में जानेंगे और पूरे डीप जीरो से लेकर फिर हायर तक चलेंगे और साथ ही साथ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को भी पढ़ते हुए चलेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली डिफाइन हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो व्हाट इज़ मोमेंटम, आखिर मोमेंटम क्या है? तो क्लियरली इस छोटी सी डिफिनेशन को आपको पहले ऐसे समझाता हूँ कि लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप लैंग्वेज और डिफिनेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आखिर मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम कहे या फिर लीनियर मोमेंटम कहे किसी ऑब्जेक्ट का, दोनों का मतलब सेम होता है। और आई होप आप इतना पढ़े होते हैं, एक फार्मूला P=mv। क्लास 9th में आप एक फार्मूला पढ़े होते हैं P=mv, तो यहीं से कोरिलेट करते हैं। मोमेंटम जो होता है ना, वो एक्चुअल में मास इनटू वेलोसिटी का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ज़रा खुद से देखो, ये m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। तो पहले कंसेप्चुअली आपको समझाते हैं, एक बार लिखते हैं क्या, मास एंड मल्टीप्लिकेशन विद वेलोसिटी, ठीक है ना, और इज इक्वल टू p। अब ये मैंने क्यों लिखा है तो ज़रा समझना। अगर किसी बॉडी के पास, किसी सब्सटेंस के पास, किसी पर्सन के पास, ऑब्जेक्ट के पास, कुछ भी, अगर किसी बॉडी के पास क्या है, वेलोसिटी, थोड़ा वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, समझना पहले सेंस को समझना, स्पीड भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वेलोसिटी क्यों लिखा जाता है इसको आगे बताएंगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है और उसका सेल्फ मास है, तो वो अपने अंदर क्या कंजर्व कर लेगा, मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब ही होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात है। ये प्रोडक्ट होता है किसका भाई, मास और वेलोसिटी का। यहाँ पे एक बात मैं हर जगह बताता हूँ, मोमेंटम जिस बॉडी का चाहिए उसी का सेल्फ मास लो और उसी का वेलोसिटी लेना। मेरे कहने का मतलब यह है, आप मास खुद का लो और वेलोसिटी पड़ोसी का मत ले लेना। पता चले मास m1 ले रहे हो, वेलोसिटी किसी और का ले रहे हो। मोमेंटम तभी कंजर्व रहता है, मोमेंटम किसी बॉडी का तभी डिफाइन है, उसका सेल्फ मास हो और सेल्फ वेलोसिटी हो। इसके मल्टीप्लिकेशन को ये कहते हैं, क्लियर। और इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब जरा सोचो, P=mv लिखा है ना, रटने का भी झंझट नहीं। यहाँ v शब्द आया है वेलोसिटी, v का मतलब वेलोसिटी, तो खुद से डिफाइन करो। अगर वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से आप रिमेंबर रख सकते हैं, बिकॉज P=mv, तो मास की बात अभी हटा दो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट रिमेंबर रख सकते हो, P भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। और इतनी छोटी बात को रिमेंबर रखना, ठीक है ना, ये तो बेसिक हो गया। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कंसेप्ट क्या दिया कि मोमेंटम जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंजर्व हो सकता है अगर हम उसको क्या क्या पा जाएं, मास एंड वेलोसिटी पा जाएं। अब इसका छोटा सा एग्जांपल आपको हमेशा के लिए रिमेंबर रखने वाला। आप कभी फील किए हो, जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हो या फिर कोई भी चीज़ें लेने जाते हो या बाइक से गति करते हो, तो आपका मास तो हमेशा होता है ना, क्योंकि एवरी सब्सटेंस का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मास तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास मास है, जो कि हर ऑब्जेक्ट का होता है, अगर उसको कहीं से वेलोसिटी मिल जाए तो उसके अंदर क्या कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम। आप इस चीज़ को नहीं महसूस किए होंगे, जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो जब आप मोशन में होते हैं ना, गतिमान होते हैं, चलते हैं, आपका खुद का मास और आपकी खुद की वेलोसिटी दोनों मिल के आपके बॉडी में क्या कंजर्व कर लेते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। कुछ ऐसे रिमेंबर रखिएगा, जब आप गाड़ी से गतिमान होते हैं, जब आप साइकिल चलाते हैं, तो आपका खुद का मास और आपकी खुद की वेलोसिटी दोनों मिल के क्या कंजर्व कर लेते हैं, मोमेंटम। अब यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ। अगर हमने कह दिया कि P=mv होता है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो खुद से सोचो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऑलवेज किसका डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन। v से ही सब कुछ डिसाइड करोगे, जिस डायरेक्शन में v उसी डायरेक्शन में p। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत टफेस्ट है भाई। आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है,
तीन बेसिक लैंग्वेज के साथ समझेंगे। यहाँ पे मैं तीन डेफिनेशन को पूरा ओपन करके रखने वाला हूँ और कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट जो आपके हिला देने सवालों को 1 सेकंड में लगाओगे उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। पहले थ्योरम के साथ छोटी छोटी बातों के साथ समझते चलो। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ इनिशियली, पहले छोटा सा देखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी वर्क करता है व्हेन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर गया तो उस केस में कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं वर्क करेगा। अब सबसे पहला तो यही कंडीशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सबसे बड़ी कंडीशन है जिस बॉडी का तुम कंजर्वेशन निकालना चाहते हो उस पर एफ एक्सटर्नल ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, सबसे बड़ा कंडीशन है। अब इसके बाद इसके लॉ को पढ़ते हैं। ये लॉ ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम बस ऐसे समझो, वो फिज़िक्स का बकवास लैंग्वेज है। आइसोलेटेड सिस्टम से हमें नहीं मतलब है, हमें बस वो लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उस केस में जो मोमेंटम होता है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ना कि P क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। और जब P कंजर्व हो गया तो क्या हम कह सकते हैं P बराबर कांस्टेंट, मतलब ऐसे समझो जब उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व हो गया तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कांस्टेंट आया होगा, वैल्यू आई होगी, तभी तो कंजर्व है। तो यहाँ से एक थ्योरम अब वर्क करता है। अब आपको यहाँ से आगे ले चलता हूँ, ठीक, इसको इरेज करके और आगे अब समझाते हैं। एक्चुअल में मोमेंटम प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के बॉडी पर एफ एक्सटर्नल बाहरी कारक जो कि प्रभावित करने वाला कारक है ये वर्क ना करे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो हो, सभी ऑब्जेक्ट का एफ एक्सटर्नल ज़ीरो हो, तो इस शर्त में, इस केस में ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। कैसे, तो P ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू P ऑफ फाइनल। एक्चुअल में यही थ्योरम है, P इनिशियल बराबर P फाइनल। और इसको इन शॉर्ट में आपको समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ, अभी इसको बहुत डीप में बात करने वाले हैं। M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस डॉट 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 MN UN इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डॉट डॉट डॉट। ये बढ़ते रहेंगे, जितने ऑब्जेक्ट हैं उनका आप सभी का मोमेंटम निकाल लीजिए, लीनियर मोमेंटम, और ये बराबर हो जाएंगे फाइनल मोमेंटम के। अब ज़रा सोचो ये कहता क्या है, इसी प्रिंसिपल से बहुत डीप में चलते हैं। अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहे हैं लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे सब्सटेंस होंगे, ज़रा बस एज्यूम कर लो, छोटे छोटे मास तो होंगे ना इसके अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल तो होंगे ना, वो तो मूव कर रहे होंगे, ये तो मूव कर रहे होंगे ना। तो इस केस में ये मास और इनिशियल वेलोसिटी, ये मास इनिशियल वेलोसिटी, ये मास इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपस में वेलोसिटी बदल भी सकते हैं। हो सकता है कोलिजन हो, इधर उधर कुछ प्रोसेस हो, वेलोसिटी इनकी चेंज हो जाए, U1 से चेंज होके V1 हो जाए, U2 से चेंज होके V2 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, अगर F एक्सटर्नल नहीं लग रहा है इसके बावजूद भी पार्टिकल हमारे मूव कर रहे हों या फिर कुछ भी कर रहे हों, मोशन पे हों, तो उस केस में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कंप्लीटली इनिशियल मोमेंटम का सम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के सम के। अब इसको हम वेल मेंटेन तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में मोमेंटम लॉ प्रिंसिपल कहता क्या है और ये आता कहाँ से है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि थ्योरम क्या कहता है। इफ़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, थ्योरम कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का, इफ़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो देन कंप्लीट चेंज इन मोमेंटम, कंप्लीट चेंज इन मोमेंटम इज कांस्टेंट वैल्यू या फिर ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा P इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ रहे हो?
चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस बात से क्या समझ सकते हो आप, मुझे एक बात बताओ, जब ये थ्योरम पहले कह दिया कि चेंज इन मोमेंटम जीरो, तो आप याद करो इस सिंबल को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। और डेल्टा किस चीज़ को बताता है, चेंज को। और जब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या लिखोगे, पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू ज़ीरो, यही लिखोगे। और P फाइनल माइनस P इनिशियल ऑलवेज एंड ऑलवेज किस चीज़ को देता है, चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन है जब आप फाइनल में से इनिशियल सब्सट्रैक्ट करो। और P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर अगर जीरो है, अगर थ्योरम इस बात को कहता है, तो इस कंडीशन से आप क्या लिख सकते हो, P ऑफ फाइनल इज इक्वल टू P ऑफ इनिशियल। यही तो लैंग्वेज मैंने लिखा था। तो किसी क्वांटिटी का चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट आना, स्थिरांक आना या फिर जीरो आना, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है, इक्वल टू बराबर है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, बस अब यह बात आप याद रखना कि कहीं पर भी तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स सवाल दिख जाए तो आप बस क्या करो, उस ऑब्जेक्ट का m1 u1 m2 u2 m3 u3 जितने हैं एक तरफ लिख लो और बराबर कर दो किसके, m1 v1 m2 v2 m3 v3। क्लियर, आंसर आपके आ जाएंगे। और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल को कैसे डिराइव किया गया है, ये कैसे इसके बराबर है, तो ज़रा समझना। क्या कहते हैं, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो, समझ रहे हो ना। ये थ्योरम क्या कहता है, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, आपस में दो फोर्स लगे के कैंसिल आउट हो गए होंगे। फोर्स लगे, जरा समझो, फोर्स लगे लेकिन किसी पॉइंट पर ये क्या हो जाएं, इक्वल एंड अपोजिट होके कट जाएं, तो यहाँ पर भी क्या कंजर्व हो जाएगा, फोर्स भले अप्लाइड है लेकिन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या कंजर्व हो गया, मोमेंटम प्रिंसिपल कंजर्व हो गया, मोमेंटम प्रिंसिपल। और इस चीज़ को हम अगर एक्शन रिएक्शन लॉ के वाइज समझना चाहें तो F1 का अपोजिट फोर्स F माइनस ऑफ F1 लिख सकते हैं। F1 का जस्ट अपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्स हुआ। एक्शन रिएक्शन लॉ जो है न्यूटन का थर्ड लॉ, ये इसको बड़े आसानी से डिफाइन कर देता है कि कैसे F एक्सटर्नल अगर जीरो है तो मोमेंटम प्रिंसिपल क्यों कंजर्व हो गया, कैसे बॉडी कंजर्व हो गई। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ है। एक्शन रिएक्शन लॉ के थ्रू हम इसको समझाते हैं। तो चलो इसको लिख के एक बार एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कैसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ से भी इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है। तो एक छोटा कंसेप्ट पहले समझते हैं तब आगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं लॉ ऑफ प्रिंसिपल मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या, सभी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, सभी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम ये ऑलवेज बराबर होता है, कंजर्व होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू m1 v1 एंड m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट 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 आगे चलता रहेगा। ये हमारा बस लीनियर मोमेंटम है। और कंजर्वेशन प्रिंसिपल बस इतना ही कहता है कि p ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू p ऑफ फाइनल, ठीक है ना। कैसे जुड़ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी से जुड़ रहा है, उससे अभी हमें नहीं मतलब है, क्योंकि लॉ कहता है सभी का लीनियर मोमेंटम जोड़ दो, जिसको कटना होगा वो कट के ख़त्म हो जाएगा, जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ के बच जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में ये लॉ है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत सफिशियंट है, ठीक है ना। अगर u निगेटिव है डायरेक्शन वाइज तो निगेटिव रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो ये सिंबल वगैरह यहाँ कोई दिक्कत नहीं करता है। अब ज़रा देखो, हम एक छोटी थ्योरम की बात करते हैं। फोर्स का सेकंड लॉ कहता है, फोर्स का सेकंड लॉ कहता है कि चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt, याद है न्यूटन से सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स। इसी चीज़ को लिख सकते हैं डेल्टा p बाई डेल्टा t, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। तो ज़रा खुद से सोचो, जिस थ्योरम में खुद कह दिया गया कि फोर्स एक्सटर्नल ज़ीरो है, जिसका थ्योरम में शुरू में बता दिया गया कि फोर्स एक्सटर्नल जीरो है, तो वैल्यू रखो डेल्टा p बाई डेल्टा t इज इक्वल टू ज़ीरो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या आया, डेल्टा p बराबर जीरो आया। आप ज़रा खुद के माइंड से सोचो, अगर किसी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ कि डेल्टा p खुद ब खुद जीरो है, तो ये डेल्टा p किस बात को बता रहा है, p इनिशियल बराबर p फाइनल, ठीक। तो यही आपका लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल है। और इस चीज़ को अब उल्टा कैसे डिसाइड करते हैं, तो चलो इसको उल्टा भी आपको डिसाइड करके दिखाता हूँ विद फिगर। विद फिगर, एक कोई ऑब्जेक्ट है, मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, एक और मास है m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2।
ठीक है ना। कुछ टाइम बाद उसी ऑब्जेक्ट का मास जो m1 है, इसकी वेलोसिटी समय के साथ बदल जाती है, v1 हो जाता है, और जो हमारा m2 है कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बदल के v2 हो जाता है। अभी डायरेक्शन का टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको थ्योरम समझा रहा हूँ। तो आप क्या लगाओगे, P इनिशियल बराबर P फाइनल, और यहाँ पे कह दिया गया है कि फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 लिख सकते हो। u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज़, v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज़। इसका दाएं बाएं पक्षांतर करो, इसका दाएं बाएं पक्षांतर करो। तो एक काम करते हैं, u1 को भेज देते हैं इधर साइड, u1 को भेज देते हैं इधर साइड। तो क्या लिख सकते हैं, m1 कॉमन ले लिए और v1 माइनस u1, क्लियर। m1 कॉमन ले लिए, v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 को इधर भेजो, m2 v2 को इधर भेजो। तो जब ये इधर आएगा तो माइनस सिंबल के साथ आएगा, हमने माइनस के साथ कॉमन ले लिया, ठीक है ना, m2 कॉमन ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2, क्लियर। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, बात वही है, लिख सकते हैं। अब इस लाइन को गौर से देखो तो ये लिखा क्या है, माइनस ऑफ m2, इसको डेल्टा v कह सकते हैं। v2 माइनस u2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा v, चेंज इन मोमेंटम है कि नहीं, इज इक्वल टू, इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू डेल्टा v लिख सकते हैं। अब इस थ्योरम से ज़रा देखो कि m इंटू वी ये क्या है, मोमेंटम है, m इंटू डेल्टा वी, m इंटू डेल्टा वी, इसको हम कह सकते हैं p1 और इसको कह सकते हैं p2, इसको कह सकते हैं p2। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे t से डिवाइड कर दें, ये मोमेंटम तक पहुँचे ना p1 p2 पे, अगर हम यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दें, डेल्टा t यहाँ भी, डेल्टा t यहाँ भी, तो ज़रा देखो आंसर क्या आएगा, m इंटू ए, ये डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या है, एक्सीलरेशन, याद करो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन, यहाँ भी एक्सीलरेशन। और ये किस बात को बता रहा है, इनिशियल फोर्स बराबर फाइनल फोर्स, मतलब एक्शन रिएक्शन लॉ प्रूव हो गया कि नहीं। F1 से हमारा ये क्या मिल गया, फाइनली फोर्स, मतलब कि अमाउंट ऑफ फोर्स तो हुआ नहीं है चेंज, तो ये पहले वाले का फोर्स दूसरे वाले का फोर्स विद माइनस सिंबल आया, क्योंकि जब कह दिया गया है ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा ही नहीं, तो यही तो आना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स। इस बात को सिद्ध करता है कि फोर्स एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, 0 है। एक्शन रिएक्शन लॉ से कैसे ये प्रूव कर सकते हैं, ये बात था आपका थ्योरम। तो आई होप ये तो सवालों के थ्रू हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल हमने इतना सीख लिया है, और इसके बहुत टफेस्ट सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं कोलिजन थ्योरी में और टफेस्ट पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मोमेंटम प्रिंसिपल इतना बहुत सफिशिएंट है जिससे तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, क्लियर, जिससे तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, तो इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। और हिंट आपको दे दूं तो बुलेट एंड गन प्रॉब्लम यहीं से कर सकते हो, कि कोई मैन और बोट प्रॉब्लम, कोई आदमी नाव पर बैठा है, मैन एंड बोट प्रॉब्लम रिलेटेड विद मोमेंटम प्रिंसिपल, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्लियर। अब आपको कुछ ट्रिक देता हूँ, ये ट्रिक आप नोट करिएगा, ये ट्रिक भी आपको कैसे समझना है, इस ट्रिक को समझिएगा। हम जान चुके हैं कि P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है, क्लियर। तो अगर हमें मास से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बोलना हो, मास से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बोलना हो, तो क्या क्या बोल सकते हैं। तो पहले केस 1 समझना, क्योंकि मैं थ्योरम ये बना रहा हूँ, बुक में लिखा हो ना लिखा हो आई डोंट नो, आपके जेन्युइन माइंड से सोचना है कि कंसेप्ट होता क्या है। अगर हम कह देते हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, ज़रा समझना, अगर मैंने कहा कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2, हमने कह दिया कि दोनों की वेलोसिटीज़ सेम हैं, दोनों की वेलोसिटीज़ सेम हैं, तो आप इसके मोमेंटम के बारे में क्या बोल सकते हो। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों की वेलोसिटी सेम है तो क्या बोलोगे, p1 डिवाइड बाई p2 इज इक्वल टू m1v डिवाइड बाई m2v, यही लिखोगे ना, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ठीक है ना। यहाँ से आप कुछ कह सकते हो किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। तो अगर हमें p1 के बारे में बोलना है तो ये p1 क्या होगा, p2 से ज़्यादा होगा, p2 से
ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर हमारा कोई बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रहा है, इसके मोमेंटम के बारे में क्या बोलना है, तो आप डायरेक्ट मास से देख के बता सकते हो, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। क्लियर? ये छोटा सा बात रिमेंबर रखना। अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट और समझाता हूँ, ये आपके लिए अच्छा कंसेप्ट है। ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट था, लेकिन अब जो बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको एकदम लॉजिकली थ्योरम लगाऊंगा। अगर हम कह देते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के संवेग बराबर हैं, दोनों के मोमेंटम बराबर हैं, P1 बराबर P2, आपसे सवाल में कह दे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मोमेंटम बराबर हैं आपस में, और इसमें तुमसे ये कह दिया गया कि किसी एक ब्लॉक का मास ज़्यादा है, मतलब कंसेप्ट समझना, दोनों के मोमेंटम सेम हैं, और कह दिया गया कि कोई एक मास बड़ा है, कोई एक मास इंक्रीजिंग लगा दे रहा हूँ, आप समझ जाना, कोई एक मास बड़ा है और इक्वल के उस पार कोई एक मास कैसा है, छोटा है, छोटा, डिक्रीजिंग मतलब छोटा। आपको कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ बेटा, ये सब बुक में लिखा होता है, लेकिन फील कर लो कि आखिर एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है। अगर हम कह दिए हैं कि दोनों का मोमेंटम बराबर है, तो फॉर्मूला में लिखोगे ना मास इंटू वेलोसिटी। अब ज़रा खुद से सोचो, जब हमें सवाल में कह दिया गया है कि मास यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे मास छोटा है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, छोटे वेलोसिटी से। मतलब इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, छोटी वेलोसिटी हो जाएगी, और इसका वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जवाब है बेटा। इसको मैं डिराइव कर दूं कैसे, चलो चेक करता हूं। अगर मैं इक्वेशन में 4 लिख दूं और इधर साइड मास में 2 लिख दूं, और हमें प्रूव करना है कि दोनों तरफ 8 बराबर 8 प्रूव करो। ज़रा समझना, मैंने कह दिया मास ज़्यादा है, दिख रहा है ना 4 ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने मास कह दिया कम है, ये मैंने 2 मान लिया, ठीक। और हमें सवाल में कहा है कि दोनों को हमको बराबर प्रूफ करना है, देखो इसलिए मैंने 8 बराबर 8 कर दिया। अब तुम ऐसा क्या दिमाग लगाओ कि इधर साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे कि नहीं, तभी तो 8 बनेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, तभी तो बनेगा ना 8। अब कंसेप्ट ज़रा देख लो, किस कंसेप्ट को बता रहा है, मास ज़्यादा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली देख लो कम हो गया। ये कंसेप्ट को एकदम रिमेंबर कर लो। जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा है, अगर तुम्हें मोमेंटम बराबर करना है तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दे रहा हूँ, तो ये कंसेप्ट को आप रिमेंबर रख लेना। उसी तरह से यहाँ पे देखो, इसका मास कम था, बगल वाला ऑटोमेटिकली बढ़ गया। यही तो कंसेप्ट था जो ब्लैक पेन से लिखा है, दिस इज़ ओरिजिनल कंसेप्ट, और ये वर्क करेगा तुम्हारे इसी प्रिंसिपल पे। इन 2 कंसेप्ट को आप भूलना मत कभी, एकदम ज़बरदस्त कंसेप्ट है। क्लियर? तो ये मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन थे। कभी भी तुमसे कह दे कि मोमेंटम इक्वल है तो कैसे दिमाग लगाएं, कैसे सेट करें, 2 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 4 का कंसेप्ट रिमेंबर रखना, कभी भूलोगे नहीं। क्लियर? मास ज़्यादा, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम, मास कम, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है, ये कंडीशन पहले से कह दिया है। ठीक है ना? तो इतने बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ आपके सवाल बहुत सफिशिएंट है। बाकी और अगर कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारे पास ऑप्शन है मोमेंटम को पढ़ने का। मोमेंटम P बराबर mv, यूनिट ऑफ मोमेंटम, सिंपल सी बात है, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ मोमेंटम m इंटू वी, तो मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यूनिट वगैरह सिंपल सी बात है, m इंटू वी में रख दीजिएगा, यूनिट आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा आपका, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। क्लियर? तो ये था हमारा आज का कंप्लीट मोमेंटम का कंसेप्ट। फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर इम्पल्स के साथ। थैंक यू।